हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल। इससे पहले अध्याय 2 तक हम वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष 2 अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्लास 6 के हमारी दुनिया भाग 1 की बुक की एनालिसिस है और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए हैं, और अपने हित मित्र दोस्त के साथ शेयर करें। अध्यापक ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप ये बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वो क्या कहलाता है? चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम पृथ्वी है। अध्यापिका ने कहा कि अब तक अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों है? रेणु ने बताया, क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। अध्यापिका ने कहा कि भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। जहां भी इन तीनों चीजों में से किसी एक की कमी है वहां जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा, पानी नहीं है, इसीलिए वहां जीवन नहीं है। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। जलमंडल। जानते हैं कि जलमंडल क्या है? एक बार चंदन, विकास, लल्लन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठ कर के गंगा नदी की सैर के लिए निकले। उसमें उन्होंने कुछ जीव देखे। बताओ, इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या देखा होगा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सोंस या केकड़ा? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसने क्या देखा होगा। रेणु ने कहा, मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा, पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? अध्यापिका ने बताया, कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय जीव कहते हैं या जलीय पौधा कहते हैं। जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की जरूरत होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जल भाग होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को आप जरूर देखें। अध्यापिका ने कहा कि हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं। बताओ, पृथ्वी पर और कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? रेणु, मेरे घर के पास एक तालाब है। लल्लन ने कहा कि मैं आहर में नहाता हूँ। अशोक ने कहा कि मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदन ने कहा कि कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप इन्हें जल मंडल कहा जाता है, अर्थात इन सभी को मिला दिया जाए तो ये जलमंडल कहलाएगा। ये सभी पृथ्वी पर लगभग 71% को घेरे हुए हैं। हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि यूरोप, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ पर कुछ महासागर दिए हुए हैं। आर्कटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली।
वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नाव घाट से एरोनॉटिक्स क्लब तक की पद यात्रा। यहाँ से अध्यापिका 5 बच्चों को पैदल ही एरोनॉटिक्स क्लब ले गई, अर्थात ये वो स्थान होता है जहाँ पर गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है। रास्ते में अध्यापिका ने पूछा, अब आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? चंदन ने बताया, गाय, बकरी, कुत्ता और भैंस दिखाई दे रहा है। ललन ने कहा, अरे हम भी तो हैं। मयंक ने कहा, अरे यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अध्यापिका ने कहा, इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। तो बताओ, ये तीनों चीज़ें प्रकृति में कहाँ पर मिलती हैं? अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? जवाब मिला, घर, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी, पहाड़ आदि इत्यादि। अध्यापिका ने कहा, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित होते हैं, वो स्थल मंडल कहलाता है। और इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। स्थल संधि स्थल का एक सकरा या संकरा भाग जो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। जल संधि क्या है? तो जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। जैसे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम तो यहाँ पर हो रहा है, यह भाग इतना जल संधि कहलाएगा, या इसे हम जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी आप मानचित्र में देख सकते हैं कि अरब सागर, पाक जल संधि जो श्रीलंका और भारत को जोड़ती है, तो ये पाक जल संधि कहलाएगी। जमीन से आकाश की ओर एरोनॉटिक्स क्लब में पहुंचकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठकर वे आकाश की ओर उड़ने लगे। चंदन बोला, अरे पेड़ हमसे कितने नीचे रह गए हैं। ललन बोला, देखो पक्षी हमारे कितने नज़दीक उड़ रहे हैं। रेणु बोली, ओह देखो बगुला का झुंड। अध्यापिका ने बताया, हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें इन्हें कहाँ से मिलती है? अध्यापिका बोली, यहाँ इन पक्षियों के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, कुछ दृश्य और क्या अदृश्य। रेणु ने कहा, वो रहा बादल। अध्यापिका ने कहा कि ललन जोर से सांस लो और बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया। बच्चों ने एक साथ कहा, हवा। अध्यापिका ने कहा, जलमंडल स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी या हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण भी है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस से भी हवा में मौजूद हैं, जो हमारे जीवों की सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हवा में इन 2 गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वनस्पतियों के द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में जल वाष्प भी मौजूद रहता है।
वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसकी मदद से बनाते हैं। हम जो सर्दी गर्मी महसूस करते हैं वो हवाओं के माध्यम से ही करते हैं। ये हवाएं ही बादल को गतिशील बनाती हैं जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे निचला भाग कहलाएगा क्षोभमंडल कहलाता है, उसके ऊपर के भाग समताप मंडल और उसके ऊपर मध्यमंडल और उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर क्या होगा या बहिर्मंडल होगा जिसमें कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। आयन मंडल क्षोभमंडल में ही बारिश और ओजोन मंडल में जेट या वायुयान को उड़ाया जाता है। इसे ओजोन मंडल को ही समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचानें और उनकी ऊंचाई पता करें। ये भी देखें कि विभिन्न परतों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। सामान्य रेडियो और एफएम रेडियो की तरंगों को वायुमंडल के किन हिस्सों से गुजरना होता है पता करें। भ्रमण के पश्चात सभी कक्षा में पहुँचे। बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। अध्यापकों ने बच्चों से पूछा, सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलती है? रेणु ने कहा कि वायुमंडल से। विकास ने प्रश्न किया तो मछली को हवा कहाँ से मिलती है? अध्यापका ने कहा कि पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है जिसका कारण जलचर उपयोग करते हैं। ये हवा भी वायुमंडल का ही हिस्सा होता है। अध्यापका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल से मिलता है? तो ललन ने मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है और पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं जो स्थल मंडल का भाग हैं। अशोक, परंतु जलीय पौधे क्या जमीन पर उगते हैं? अध्यापका, जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई या भूमि से ऊपर या फिर वे जल में उपलाती हुई रहती हैं और ये जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ललन, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा, इन्हें ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती हैं। अध्यापका, हाँ, हमारी पृथ्वी भी यहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, वही जीवन पनपता है। ये जगह सीमित है, इसे हम जैवमंडल कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाया और कहा कि इस चित्र के माध्यम से हम जैवमंडल को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यह क्या है? यह है जैवमंडल है, जहाँ पर बात किया जाए जिसे जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और नभमंडल, जहाँ सारे मंडल इकट्ठे हो जाएं वही कहलाएगा हमारा जैवमंडल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेणु, हाँ, ये चित्र देख करके ये भी समझ आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ बच्चों, अध्यापका ने कहा कि स्थल पर नदियाँ, तालाब आदि हैं, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली होती है, वायुमंडल में जलवाष्प, धूल कण होते हैं और जलमंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये कहते हुए अध्यापका ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का चित्र अपनी कापियों पर बनाते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने में जुट गए। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जीवन कहाँ पनपता है? तो ये जीवन स्थल मंडल पर कि जैवमंडल पर जीवन कहाँ पे पनपता है? अभी हम इसके प्रश्नों के उत्तर ऊपर पढ़े हैं।
अध्यापिका ने बताया था कि पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं पर जीवन पनपता है, अर्थात जैवमंडल पर होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? जैवमंडल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन थे? तो वो राकेश शर्मा। जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? दो बड़े भूभाग स्थल की दो बड़े जल भागों को, या दो झीलों, या दो बड़े जल भागों को जोड़ने का स्थान जल डमरू मध्य कहलाएगा। सब तापमंडल कहाँ पर है? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, या जैव मंडल में? तो समतापमंडल वायुमंडल में होगा। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।